नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे पास में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको जो हो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। कुल मिला के जो टॉपिक हमने टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर ले लिया है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में गलत ना हो। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में 337 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड एमसीएच प्रोग्राम। जो वो बहुत सारी जगह जो है उसको एमसीएच एक्ट के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो मैंने पूरा स्टडी किया, देखो बुलेट सीरीज में हम जो चीज लेके आते हैं तो मैं यही चाहता हूं कि कोई भी चीज हम जो है वो गलत ना बताएं। तो एमसीएच एक्ट के भी नाम से भी जो है वो इसको जानते हैं, लेकिन एक्ट नहीं है ये। एक्ट क्या होता है? एक्ट क्या होता है कि अगर आप ऐसी चीजें ऐसा नहीं करोगे तो आपको सजा होगी। ठीक है, वो होता है एक्ट। एक्चुअली जो डेफिनेशन होती है एक्ट की, जैसे एमटीपी एक्ट है या पीएनडीटी एक्ट है, कहते हैं ना कि भाई यहाँ बच्चे का जो हो वो भ्रूण या लिंग चेक नहीं होता है, ये एक्ट के तहत चेक नहीं होता। तो एक्ट का मतलब होता है कि अगर आप उस एक्ट का उल्लंघन करोगे ना तो फिर आपको कोई ना कोई सजा का प्रावधान होगा। ऐसे एमसीएच एक्ट था पहले, इसका नाम एमसीएच एक्ट था, लेकिन इसमें है कि एमसीएच के अंदर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ जो सर्विसेज देते हैं उसका एक एक्ट बनाया गया था। लेकिन वो एक्ट के नियम के तहत ये चीजें होगी कि अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे ना तो आपको कोई फांसी नहीं होगी। ये इसलिए इसको एमसीएच प्रोग्राम जो है वो उसका रियल वर्ड है। तो अगर आपसे कोई कहे कि एमसीएच एक्ट या एमसीएच प्रोग्राम, तो आपको चूज करना एमसीएच प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि ये एमसीएच है, इसने बहुत सारी चीजें दी है, एक्ट भी दिया है, लेकिन ये प्रॉपर एक्ट नहीं है। एमसीएच एक्ट भी बहुत सारी जगह आपको बुक्स में देखने को मिल जाएगा, एमसीएच एक्ट लिखा हुआ, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये एक्ट नहीं है। एक्ट का मतलब होता है कि आप उसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सजा होगी। एमसीएच में अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करोगे, जैसे हम एमसीएच में पढ़ेंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको 4 बार एंटीनेटल केयर में जाना चाहिए, देन टीटी लगवाना चाहिए। अगर कोई पर्सन नहीं लगवाए, कह दी कि मैं तो नहीं लगवाऊंगा, तो नहीं लगवाऊंगा तो नहीं लगवाऊंगा, आप उसको फांसी नहीं दे सकते। इसलिए हम इसको एमसीएच प्रोग्राम के तहत जो है वो पढ़ेंगे। तो चलते हैं और इसके अंदर जो है वो हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उसको ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की। टॉपिक जो है वो हमारे पास में बहुत बड़ा है और इसको हम फटाफट जो है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो इंक्लूडेड है। इसलिए हम इसको करेंगे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें करते हैं, क्यों ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, देन इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से और बाकी प्रोग्राम से जो है वो इसके अंदर को रिलेटेड आते हैं, सारी चीजें। इवन मैं कहूँ कम से कम 10 से 20 प्रकार के तो हम फुल फॉर्म ही यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। इसलिए क्लास को ध्यान से समझिएगा। हाँ, अच्छी बात यह है कि बहुत इजी क्लास है, फटाफट जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। कोई बहुत स्पेसिफिक चीज नहीं है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, इवन मैं कह रहा हूं समझाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर इतनी इजी क्लास है। बट सबसे मेन चीज है आपको कि आपको ध्यान देना है कि कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो आपको मैं यहाँ पे बताता रहूंगा और इस चीज को जो है वो फटाफट कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सा फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा था, क्या क्या चीज है, उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसमें बहुत 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 सारे क्वेश्चन आते हैं। इतने क्वेश्चन आते हैं कि शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिसमें एमसीएच से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आते। फुल फॉर्म से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड, कौन कौन से एक्ट इसके अंदर आते हैं, एंटीनेटल चेकअप कितनी बार होता है, इंटरनेटल में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पोस्ट नेटल में हमारे पास में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों के लिए किस तरीके से काम करता है, लैक्टेटिंग मदर के लिए एमसीएच किस तरीके से काम करता है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए किस तरीके से काम करता है, बाकी एक्ट से किस तरीके से कोरिलेटेड है, वो सब चीजें हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है। इसलिए ध्यान से समझिएगा और इसको जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन। तो एमसीएच क्या है? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो दिमाग में एक एक चीज जो है वो बैठाते जाइए और आगे बढ़िए। मैटरनल किसको बोला? मैटरनल यहां पे बोला जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसको हम मैटरनल बोल रहे हैं। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज है, देन उसके बाद वो बच्चे को जन्म देती है, देन उसका लालन पालन करती है, तो वहां तक वो मैटरनल स्टेज आ गई। राइट, मदर और मैटरनल में ये डिफरेंशिएट है। मैटरनल जब प्रेग्नेंट होती है तब से लेके उसके बाद डिलीवरी करवाती है, बच्चे का लालन पालन करती है, वो सारी चीजें वो हो गई मैटरनल। एंड चाइल्ड, तो मैटरनल एंड चाइल्ड, इसलिए दो चीजों का अंदर इसके अंदर फोकस होता है, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो गया। तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इसमें हम
चाइल्ड की भी हेल्थ देखेंगे, मैटरनल की भी हेल्थ देंगे। तो देखिए इसको, MCH मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इज ए ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ दैट डील्स विथ हेल्थ ऑफ मदर्स, न्यूबॉर्न, इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस अप टू एडोलसेंस। ये इसकी सिंपल जो है वो हमारे पास में इंट्रोडक्शन हो गया। पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं है क्योंकि तो प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम की क्या डेफिनेशन, हमें पास में इंट्रोडक्शन ही आता है। तो MCH मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो है वो क्या दोस्तों, ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ की जो है वो ब्रांच है, जिसके अंदर ये किसको डील करती है, ये डील करती है हेल्थ ऑफ मदर्स, मदर्स की हेल्थ को, न्यूबॉर्न को, इन्फेंट्स को एंड चिल्ड्रंस अप टू एडोलसेंट। जब तक बच्चे एडोलसेंट नहीं होते, मतलब 18 साल तक के नहीं हो जाते, तब तक उनकी देखरेख का जो है वो इस प्रोग्राम का जिम्मा होता है। तो इसके अंदर मदर्स की हेल्थ देखी जाती है, न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न आपको पता ही है दोस्तों, जो अभी अभी पैदा हुआ उसको न्यूबॉर्न कहते हैं, ठीक है। इन्फेंट, 0 से लेके हमारे पास में जो है वो दैट इज कॉल्ड इन्फेंट, हमारे पास में 0 से लेके 1 ईयर तक का, एंड चिल्ड्रन, उन सबकी जो है वो हेल्थ देखी जाती है। एंड इट एम टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी एंड इंप्रूव ओवरऑल हेल्थ, फैमिली हेल्थ। यानी कि इसका जो है वो मेन एम क्या है, इसका मेन एम है रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। देखो ध्यान से, क्या चीज है, इसके दो एम है, एक हमारे पास में मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी, एक होता है मोर्टिलिटी और एक होता है मोर्बिडिटी। मोर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो मोर्टिलिटी का मीनिंग होता है सिंपली डेथ रेट, ठीक है। डिलीवरी के टाइम पे जो माताएं मर जाती है या डिलीवरी के बाद जो बच्चा एक्सपायर कर जाता है, ये सब मोर्टिलिटी में आएगा। तो ये बेसिकली ये जो MCH प्रोग्राम है, ये किसके ऊपर जो है वो कार्य करता है, ये मैटरनल मदर जो बच्चा डिलीवरी कर रही है और इन्फेंट जो बच्चा हुआ है उसकी मोर्टिलिटी मतलब डेथ रेट को जो है वो कम करना, प्लस इंप्रूव ऑल ओवर फैमिली हेल्थ, प्लस साथ के साथ जो भी हेल्थ है फैमिली के अंदर, जो भी हेल्थ है उसको इंप्रूव करना, ये इसके टारगेट होते हैं। तो MCH क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो है वो ब्रांच है, पब्लिक हेल्थ की ब्रांच है, जिसमें हेल्थ देखी जाती है किसकी, मदर की, न्यूबॉर्न की, इन्फेंट की और चिल्ड्रन की। जब तक वो एडोलसेंट नहीं हो जाते तब तक आपके और मेरे काम का नहीं है ये, ठीक है, वो बाकी मदर्स के लिए काम का है, क्योंकि अपन तो एडोलसेंट से बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं। और इसका मेन जो है वो पर्पज क्या है, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी, उनकी डेथ रेट को जो है वो कम करना और फैमिली के अंदर ऑल ओवर हेल्थ को जो है वो इंप्रूव करना। अब बात आता है हमारे पास में ऑब्जेक्टिव ऑफ MCH। MCH के जो है वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसको हम ले लेते हैं। भाई ये तो पता चले कि MCH का जो है वो क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी, MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को जो है वो डिक्रीज करना। अब ये मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, ये सारी चीजें जो है वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें आपको बताइए, ठीक है। जो भी हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, एक राउंड फिगर में आपको बताता हूं, जैसे रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को जो है वो रिड्यूस करना, वो आती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड MMR। अब वो कैसे निकालते हैं उसका एक सिंपली मैं फॉर्मूला बता देता हूं दोस्तों, कि जितनी भी हमारे पास में जो है वो मैटरनल डेथ हुई है, जैसे कि जो भी हमारे पास में मैटरनल डेथ हुई है, ठीक है, कितनी मैटरनल डेथ हुई है वो ऊपर आ जाएगी, देन नीचे आ जाएगा टोटल लाइव बर्थ, ठीक है, टोटल लाइव बर्थ, कितने बच्चों को जो है वो जन्म दिए। जैसे मान के चलिए हमारे पास में, ठीक है, मान के चलिए कि 100 माताएं हैं या मान के चलिए 1000 माताएं हैं, इन्होंने जो है वो टोटल डेथ कितनी है, 3 बच्चों की डेथ हुई है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कितनी डेथ हुई है दोस्तों, 3 बच्चों की जो है वो डेथ हुई है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, ठीक है, 1 लाख से, सॉरी 1 लाख से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है वो 1 लाख से डिवाइड वो मल्टीप्लाई होती है, बाकी सब 1000 से होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मैटरनल मोर्टिलिटी में मतलब टोटल मैटरनल डेथ डिवाइडेड बाय टोटल लाइव बर्थ, ठीक है, इनटू 1 लाख, ये लो, ठीक है, ये लो 1 लाख, ठीक है, ये चीज 1 लाख इसी में आता है, बाकी सब में 1000 ही आता है। आगे आएगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला एम क्या हो गया दोस्तों हमारे पास में, रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी, यानी कि बच्चों को जो है वो डिलीवरी करिए, मदर जो है वो बच्चों की डिलीवरी करवा रही है तो मदर ज्यादा मरे नहीं। पहले के टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी औरतें जो है बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे जो है मर जाती थी। क्यों? क्योंकि उतनी फैसिलिटी नहीं थी, उतने हॉस्पिटल्स नहीं थे, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आता हमारे पास में रिड्यूस इन्फेंट मोर्टिलिटी एंड नियोनेट मोर्टिलिटी।
हमें सेकंड क्या करना है दोस्तों, इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और नियोनेट मोर्टेलिटी रेट को जो है वो कम करना। इन्फेंट जो अभी अभी पैदा हुआ वो इन्फेंट हो गया। नियोनेट क्या होता है, 0 से लेके 28 डेज का जो बच्चा होता है इसको हम कहते हैं दोस्तों नियोनेट। तो उसको हमारे पास में बच्चा डिलीवरी कर गया, डिलीवरी के बाद तुरंत जो है वो उसको मेडिकल फैसिलिटी देना, निकू वगैरह में देना, ऑक्सीजन करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, लो बर्थ वेट है तो उसको मेंटेन करना, वो सारी चीजें कुल मिला के हमारे पास में उसको जो है वो हमें ठीक करना है। क्या करना है दोस्तों, उसको जो है वो हमें कम डेथ रेट पे लेके जाना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एंश्योर सेफ मदरहुड। एंश्योर सेफ मदरहुड का मतलब हो गया जो मातृत्व है, जो बच्चे को चीज देनी चाहिए, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग एज सुन एज पॉसिबल हो जानी चाहिए, देन कंगारू मदर केयर है, वो सारी चीजें मैंने करवा रखी है। तो हमें जो है वो सेफ मदरहुड की तरफ जो है वो मूव करना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है प्रमोट चाइल्ड एंड सर्वाइव ग्रोथ। ठीक है, प्रमोट चाइल्ड सर्वाइवल एंड ग्रोथ, बच्चे की जो ग्रोथ है, ठीक है, या उसकी जो सर्वाइवल रेट है उसको जो है वो प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी चीजों को जो है वो लेके, ताकि उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड रिप्रोडक्टिव एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना, भाई इनफर्टिलिटी तो नहीं है, वो सारी चीजें, एंड फैमिली प्लानिंग जिसमें कॉन्ट्रासेप्शन है, वो सारी चीजें सर्विसेज जो है वो इसके अंदर होना। एमसीएच मैंने कहा ना बड़ी क्लास है, वो बड़ी क्लास इसीलिए क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव बहुत सारी है। ये क्या करता है, जो मदर जो हो प्रेग्नेंट है उसकी एंटीनेटल केयर भी देनी है होती है, इंटरनेटल केयर भी देनी होती है, पोस्ट नेटल केयर भी देनी होती है, फिर बच्चे को जो है वो भी केयर देनी होती है, देन उसका ह्यूमनाइजेशन भी है, उसका न्यूट्रिशन भी है, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी है, देन दोनों बच्चों के बीच में अंतर रखने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना, वो सारी चीजें भी है। सारी चीजें ये ओट के रखता है सारी चीज, इसलिए ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंप्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर एंड चाइल्ड। चाइल्ड और मदर का जो है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो इंप्रूव करना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इम्यूनाइजेशन कवरेज। यस, इम्यूनाइजेशन कवरेज दोनों का, मदर का भी, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं, प्लस चाइल्ड का, दोनों का जो है वो इम्यूनाइजेशन इसके अंदर कवर होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रिवेंट कम्युनिकेबल एंड जेनेटिक डिजीज। जो भी जेनेटिक एंड कम्युनिकेबल डिजीज है उसको जो है वो प्रिवेंट करना। एंड हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग फॉर मदर्स, हेल्थ एजुकेशन देना और मदर्स की जो है वो काउंसलिंग करना, उनके अंदर जो भी डाउट है, किस तरीके से कौन सा मेथड यूज करते हैं, कितना टाइम पीरियड जो है वो हमें रखना है दोनों बच्चों के बीच में, वो सारी चीजें। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे पास में एमसीएच के आते हैं। आपको वर्ड पे ध्यान रखना, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। अब चाइल्ड आपको पता है 18 साल से छोटा बच्चा चाइल्ड ही होता है, तो उसकी जितनी हेल्थ पे जो ध्यान देना है वो आता है हमारे पास में एमसीएच। क्लियर। अब आ जाता है हमारे पास में कंपोनेंट्स ऑफ एमसीएच। एमसीएच के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव और कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्टिव में होता है ये चीजें हमारे पास में आती है, कंपोनेंट मतलब हम क्या क्या चीजें करेंगे उसके डिवाइडेशन। जैसे हमारे पास में ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे खाना खाना है, ये तो हो गया मुझे ऑब्जेक्टिव। कंपोनेंट जो हमारे पास में स्पून है, देन उसके बाद में हमारे पास में नाइफ है, देन जो सब्जी बनाने का जो सारा सामान है, ये सारे के सारे जो हमारे पास में कंपोनेंट होते हैं। क्लियर है। तो कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और क्या क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है, तो ये हमारे पास में टोटल जो है वो 6 कंपोनेंट होते हैं। जैसे मैटरनल हेल्थ सर्विसेज, मतलब हमारे पास में पहला कंपोनेंट क्या आ गया कि मैटरनल की हेल्थ को जो है वो उसकी सर्विसेज देना, मैटरनल की हेल्थ की जो है उसकी सर्विसेज देना। अब उसके अंदर हम क्या क्या देंगे, उसके अंदर हम देंगे दोस्तों एएनसी एंटी नेटल चेकअप, आईएनसी इंट्रानेटल चेकअप, पीएनसी पोस्ट नेटल चेकअप, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब कुछ कुछ औरतें ऐसी होती है जिसमें और दूसरी डिजीज होती है, जैसे डायबिटीज होगी, ओबेसिटी होगी, ट्विंस प्रेगनेंसी होगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उनको स्पेशल केयर देना। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में आ गए। मैटरनल हेल्थ सर्विसेज दैट इज कॉल्ड एंटी नेटल केयर, ठीक है, एएनसी एंटी नेटल केयर। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में आईएनसी, आईएनसी मतलब इंट्रा नेटल केयर, डिलीवरी के टाइम पे जो हम केयर देते हैं वो आगे हमारे पास में इंट्रा नेटल केयर। पीएनसी क्या होती है, पोस्ट नेटल केयर, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये सब चीजें जो आती है मैटरनल हेल्थ में हम क्या देंगे, हमने ये कहा ना कि मदर को भी देंगे, बच्चों को भी देंगे, फैमिली प्लानिंग से भी देंगे, न्यूट्रिशन भी देंगे, इम्यूनाइजेशन भी देंगे, ये सारी चीजें हम करेंगे। तो इसमें क्या क्या करेंगे वो सारे हमारे पास में कंपोनेंट। तो मदर में हम क्या क्या करेंगे दोस्तों, मदर में हमारे पास में करेंगे एंटीनेटल चेकअप,
जैसे मदर प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके बाद कितनी बार आना है, कितनी बार कौन सी सोनोग्राफी करवानी है, कितने आपको चेकअप करवाने हैं, वो सारे एएनसी में आते हैं। इंट्रानेटल में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, देन उसके बाद ये सारी चीजें। पीएनसी पोस्ट नेटल, वो सारी चीजें। एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी केयर, मतलब ऐसी चीज जैसे ट्विंस हो गया है, देन और कोई एबनॉर्मलिटी है, उस वो सारी चीजें। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। बच्चे को हम क्या क्या सर्विस देंगे इसके तहत, इस एमसीएच के तहत बच्चे को हम क्या क्या देंगे, तो उसमें आता है हमारे पास में IMNCI, ठीक है। IMNCI देते हैं हमारे पास में। IMCI क्या होता है, इंटीग्रेटेड, ठीक है। ये हमारे पास में इंटीग्रेटेड मैटरल एंड नियोनेटल प्रोग्राम, ठीक है। ये IMCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू बोर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस, IMNCI करते हैं। ये टॉपिक मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है दोस्तों, ध्यान रखना, स्पेस कम है फिर भी मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस, ये चीज आती है, ठीक है। इंटीग्रेटेड, मेरे पास स्पेस कम है, आप लिख लीजिएगा। सिंपली अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस, ये IMNCI मैंने पूरा टॉपिक जो है वो करवा रखा है, ठीक है। देन न्यूबॉर्न केयर, बच्चे जो अभी अभी पैदा हुआ है तो उसकी न्यूबॉर्न केयर, भाई उसको हाइपोथर्मिया से बचाना है, ग्लूकोज लेवल चेक करके देखना है, लो बर्थ वेट है तो किस तरीके से करेंगे, ग्रोथ मॉनिटरिंग, कितने दिनों में उसका वजन बढ़ रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, ये सारी चीजें। ORS, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो डायरिया से मर जाते हैं, तो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन वो भी हम इसी के तहत जो है वो देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी हम देंगे। उसमें हम क्या देंगे दोस्तों, काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग मतलब बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें जो है वो बच्चा अब कब कंसीव करना चाहिए, कौन सी एज जो है वो हमारे पास में बिल्कुल परफेक्ट है, और काउंसलिंग की तो आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी कपल होते हैं अपने कैरियर के लिए, भाई सब लोग दोनों जो है वो जॉब में होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जो है वो जॉब में होते हैं, तो अपने कैरियर की ग्रोथ के लिए जो है वो नॉर्मल जो स्टेज होती है या जो नॉर्मल टाइम पीरियड है उसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, इनफर्टिलिटी, वो सारी चीज़ें, तो उसमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो काउंसलिंग जो है उसको मेंटेन करना। देन कॉन्ट्रासेप्शन, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव बेस्ट है स्टेरिलाइजेशन के लिए, मतलब परमानेंट मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो कौन सा मेथड जो है वो हम यूज करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्शन, स्टेरिलाइजेशन, वो सारी चीज़ें करवाते हैं। तो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की बात करें तो दोस्तों काउंसलिंग, कॉन्ट्रासेप्शन, स्टेरिलाइजेशन, ये सारी चीजें इसी के अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल सर्विसेज। न्यूट्रिशनल सर्विसेज में मतलब दोनों मदर एंड चाइल्ड, तो उसमें भाई मदर को जो है वो आयरन की गोलियां लेनी है या आयरन लेना है, फोलिक एसिड लेना है, विटामिन ए बच्चों के अंदर होता है, एंड सप्लीमेंट्री फीडिंग जो मिड डे मील प्रोग्राम के तहत वो सारी चीजें देते हैं। कौन कौन सा खाना कब देना है, वीनिंग प्रोसेस कब स्टार्ट करनी है, कौन सी एज ग्रुप में कौन सा खाना देना है, वो सारी चीजें इसी के अंदर आती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन आपको पता है दोनों का इम्यूनाइजेशन होगा, मदर का भी एंड बच्चों का भी। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसमें आपको पता है मदर का हम टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं, और बच्चे का आपको पता ही है BCG, देन DPT, ये सारी चीजें, हेपेटाइटिस, वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको पता ही है। नेक्स्ट और लास्ट आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन किसकी देनी है दोस्तों, मदर की भी, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे बच्चे का न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, कैसे बच्चों के बीच में जो है वो स्पेस करना है, ये सारे की सारी चीजें आगे हमारे पास में कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इसमें ये सारे कंपोनेंट है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये टॉपिक जो है वो बड़ा होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड की जाती है, हार्ड नहीं है, आप एक बार समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। हमने शुरुआत की थी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में आपने आपको बताया था कि इसके अंदर मदरहुड, इन्फेंट, बच्चों में, स्पेस में, रिप्रोडक्टिव में, इसमें जो है वो हम हेल्थ देखते हैं, ठीक है। ये इसके कंपोनेंट आ गए जिसमें ये सारी चीजें जो है वो देखी जाती है। अब देखो MCH के अंदर जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज आती है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती है। जैसे हमने कहा कि एंटीनेटल में हम देते हैं, तो एंटीनेटल मतलब मैटरनल हेल्थ से रिगार्डिंग क्या क्या चीजें आएगी, इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें आएगी, तो मोटा मोटी चीज लेंगे हम, डीपली वाली चीजें नहीं लेंगे, मतलब मैं बताऊंगा जरूर आपको कि इसमें ये चीज आती है, बाकी हमारा मेन टारगेट है MCH जो है वो क्या क्या चीजें होती है। तो MCH के अंदर क्या क्या चीजें होती है, MCH के अंदर आप पहली चीज आती है एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर में MCH प्रोग्राम के तहत, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के तहत मिनिमम जो है वो 4 ANC विजिट तो होनी चाहिए, एंटीनेटल चेकअप विजिट जो है वो 4 तो कम से कम
होनी चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर या मदर के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसको हम जो है वो देख सकें। तो 4 एंटीनेटल विजिट तो जो है वो होनी चाहिए। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, मिनिमम जो है वो कितनी एंटीनेटल जो है वो चेकअप होने चाहिए, तो कम से कम 4 होने चाहिए। एंड बीपी, वेट, हीमोग्लोबिन, यूरिन टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड, ये चीज आपको पता ही है। कम से कम 3 अल्ट्रासाउंड होती है, जिसमें एक लेवल 2 की होती है। ठीक है, 3 अल्ट्रासाउंड जो है वो लगभग होती है, जिसमें एक जो है वो लेवल 2। ठीक है, लेवल 2 की यूएसजी जो है वो कंपलसरी होती है। तो उसमें हमारे पास में ये 16 से 20 वीक के बीच में की जाती है, ताकि बच्चों के अंदर कोई भी हमारे पास में न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो आपने देखा होगा आशा जो हो बीपी चेक करती है, प्रॉपर वेट कितना बढ़ रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना बढ़ रहा है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितना बढ़ रहा है, थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना बढ़ा है, उन सब चीजों को चेक करती है। और प्रॉपर टाइम टू टाइम जो है वो हीमोग्लोबिन लेवल भी जो है वो चेक करती है। देन उसके हिसाब से फिर आयरन फोलिक एसिड की देते हैं। यूरिन टेस्ट करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड अल्ट्रासाउंड जो है वो करवाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। एंड नेक्स्ट, टिटनेस इम्यूनाइजेशन। ऑफ कोर्स मदर को जो है वो टीटी का इम्यूनाइजेशन करवाते हैं। वो किस लिए करवाते हैं? वो इसलिए करवाते हैं कि कल को जो है वो सर्जरी करनी पड़े, भाई एलएससीएस करना पड़े, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ना होके हमें सर्जरी करना पड़े, तो पहले से ही जो है वो टीटी का इम्यूनाइजेशन करते हैं। तो उसमें हमारे पास में 2 टीटी के जो है वो टीके लगते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में जो है वो 1 मंथ का जो है वो गैप होता है, ये चीज आपको पता ही है। ठीक, देन उसके बाद में ये आता है हमारे पास में आईएफए, आयरन एंड फोलिक एसिड एंड कैल्शियम सप्लीमेंट जो है वो दी जाती है। आपको पता है एंटीनेटल में जो है वो आयरन जो है बहुत ज्यादा जरूरत होता है, तो आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। ये आपको पता है लगभग जो है वो 180 दिन तक या 100 टैबलेट के समथिंग जो है वो दी जाती है, ये सारी चीजें, एंड कैल्शियम सप्लीमेंट। एंड स्क्रीनिंग करते हैं किसकी? एनीमिया की, एचआईवी की, सिफिलिस की और डायबिटीज की, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में क्रोनिक इन्फेक्शन है। एनीमिया क्रोनिक इन्फेक्शन है, एचआईवी जो है वो क्रोनिक इन्फेक्शन है, सिफिलिस है, डायबिटीज है, तो इसकी पहले से ही जो है वो स्क्रीनिंग की जाती है। तो एंटीनेटल केयर में जो है वो ये सारी चीजें करते हैं। हम 1 बाय 1 करके लेंगे, डोंट वरी, इतना भी बड़ा नहीं है टॉपिक, हो जाएगा 1 घंटे के अंदर, बट थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि बहुत ईजी है। इंट्रानेटल केयर के अंदर हम क्या करते हैं? इंट्रानेटल मतलब डिलीवरी के टाइम पे हम क्या करते हैं? तो डिलीवरी के टाइम पे हमारे पास में दोस्तों हम जो है वो चीज यूज करते हैं क्लीन वाले। ठीक है, क्लीन एंड सेफ डिलीवरी। उसमें हम 5 क्लीन्स को जो है वो याद रखते हैं। ठीक है, डिलीवरी जब हम करवाते हैं तो क्लीन एंड सेफ डिलीवरी करवाते हैं, ताकि वो जो है हमारे पास में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो। उसमें 5C को, 5 क्लीन को जो है वो देते हैं। 5 क्लीन कौन कौन से हैं? इसमें आता है क्लीन हैंड। ठीक है, ये आता है हमारे पास में सबसे पहली चीज, क्लीन हैंड। जब भी हम डिलीवरी करवा रहे हैं तो क्लीन हैंड होनी चाहिए। सेकंड आता है हमारे पास में क्लीन सरफेस। जो भी हम जहां पे डिलीवरी करवा रहे हैं वो सरफेस जो है वो हमारे पास में क्लीन होनी चाहिए। देन क्लीन इंस्ट्रूमेंट या ब्लेड, क्लीन ब्लेड या जो हम कर रहे हैं, चाहे वो वेजाइनल डिलीवरी हो और सर्जिकल है, तो वहां पे तो सारी चीज जो है वो स्टरलाइज होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्लीन कोड टाई। ठीक है, टाई को हम कोड करते हैं तो उसको बिल्कुल जो है वो क्लीन करना चाहिए। और लास्ट में क्लीन कोड स्टंप। ठीक है, ये सारे हमारे पास में जो है वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये 5 क्लीन जो है वो आपको ध्यान में रखने। कौन कौन से 5 क्लीन हो गए हमारे पास में? एक हो गया कि जब भी हम डिलीवरी करवा रहे हैं तो क्लीन सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, क्लीन हैंड होनी चाहिए। बिना क्लीन हैंड के जो है वो आप डिलीवरी या वो चीजें हमें बच्चे को जो है वो हाथ नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट, क्लीन सरफेस होनी चाहिए। जो भी हम बच्चे को डिलीवरी करवा रहे हैं या जहां पे बच्चे को रख रहे हैं या मदर को रख रहे हैं, वो क्लीन सरफेस होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्लीन ब्लेड या क्लीन इंस्ट्रूमेंट, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट कोड को क्लैंप कर रहे हैं वो सब चीजें वो क्लीन होनी चाहिए। क्लीन कोड टाई, टाई को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो कोड को हम कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और क्लीन कोड स्टंपिंग, वो जो हमने कोड किया उसको क्लीन होना चाहिए। तो ये 5 क्लीन वाला जो है वो हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस, यानी कि जो भी हम डिलीवरी करवा रहे हैं उसमें स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, ताकि उस बच्चे को और उस मदर को जो है वो सेफ केयर मिल सके। एंड इमरजेंसी ऑब्स्ट्रिक्ट केयर, इमरजेंसी ऑब्स्ट्रिक्ट केयर में मतलब जिससे किसी को, हमारे पास में बच्चा जो है वो टेढ़ा है या उल्टा है या ट्विंस है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में पहले से आइडेंटिफाई करके जो है वो रखनी चाहिए। ये हो गया हमारे पास में इंट्रानेटल। पोस्ट नेटल केयर में क्या करते हैं? पोस्ट नेटल केयर मतलब अब डिलीवरी हो चुकी है, तो पोस्ट नेटल केयर में भी जो है वो कम से कम 3 पोस्ट नेटल केयर विजिट जो है वो होनी चाहिए मिनिमम। एंटीनेटल केयर विजिट कितनी होती है? 4, और पोस्ट नेटल केयर कितनी होती है? 3 होती है।
ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट, बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके ब्रेस्ट मिल्क करवाना चाहिए, ये चीज़ आपको बताया। ब्रेस्ट फीडिंग ऑलरेडी जो हो मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है, वहाँ पे मैंने बताया ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मॉनिटर ब्लीडिंग, फीवर, बेबी फीडिंग एंड जॉइंडिस, ये सारी चीज़ें, यानी कि कहीं से भी कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है भाई, हमने जो है वो डिलीवरी करवाई, चाहे वो हमारे पास में वेजाइनल डिलीवरी हो, चाहे वो हमारे पास में दोस्तों सिजेरियन डिलीवरी हो, तो कहीं से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, मदर को या बच्चे को फीवर तो नहीं आ रहा है, बेबी फीडिंग को वो सही तरीके से करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, या बच्चे को जॉइंडिस तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को जो है वो मॉनिटर किया जाता है। ये हो गया हमारे पास में पोस्ट नेटल केयर। अब आता हमारे पास में न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर में हम क्या करते हैं, ठीक है, बच्चा अभी भी पैदा हुआ है, देन बच्चा छोटा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो असेंशियल न्यूबॉर्न केयर करनी है। असेंशियल न्यूबॉर्न केयर में हमारे पास में क्या आता है कि बच्चे को जो है वो हाइपोथर्मिया से बचाना है, ठीक है, हाइपोथर्मिया से जो है वो प्रिवेंट करना है, मेन चीज तो ये आती है, ठीक है, बच्चे को सेफली हैंडल करना है, वो सारी चीजें, ऑक्सीजन सेचुरेशन, वो सारी चीजें देखते हैं। तो जो भी हमारे पास में असेंशियल न्यूबॉर्न केयर होती है, न्यूबॉर्न केयर के ऊपर भी मैंने 1 घंटे की क्लास ली हुई है। ये जितने भी हमारे पास में है ना, वो मैंने 1-1 घंटे की क्लास ली है, तभी तो बोला मैंने एमसीएच को अगर मैं टोटल देखूं तो अपने बुलेट सीरीज के अंदर भी कम से कम 50 घंटे की क्लासेज है। जैसे इम्यूनाइजेशन 1 घंटे का क्लास है, देन ओआरएस की मैंने अलग से बुलेट सीरीज पे क्लास बनाई हुई है, विटामिन ए पे मैंने एक बुलेट सीरीज की 1 घंटे की क्लास बनाई है, IMNCI पे भी जो हो मैंने 1 घंटे की क्लास बनाई हुई है। तो इस तरीके से आप अगर ऐड करोगे ये सारी चीजें, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया है ब्रेस्ट फीडिंग पे मैंने 1 घंटे क्लास बनाई हुई है, तो टोटल एमसीएच पे कम से कम 50 घंटे की क्लासें बनाई हुई है, इसीलिए मैंने एमसीएच अभी लिया है। अगर मैं शुरू में ले लेता, शुरू की बुलेट सीरीज में ले लेता, तो ये समझ में नहीं आता, क्योंकि पहली चीज करवाई हुई ही नहीं है, इसीलिए। तो असेंशियल न्यूबॉर्न केयर में उसके हाइपोथर्मिया से उसको क्लीन करना है, कैसे क्लीन करना है, रेस्पिरेशन मेंटेन करना है, अपगार स्कोर चेक करना है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इम्यूनाइजेशन। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसको हम जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और उसी हिसाब से देते हैं। जैसे एट बर्थ हम जो हो बीसीजी वगैरह देते हैं, देन हेपेटाइटिस का देते हैं, ओपीवी देते हैं, ये सारी चीजें। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग करवाते हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, 10 दिन के अंदर कितना हुआ, 15 दिन के अंदर कितना हुआ, वो सारी चीजें। देन उसके बाद ओआरएस एंड जिंक, विटामिन ए एंड ड्रॉविंग, ये सारी चीजें। ओआरएस जिंक, क्योंकि दोस्तों भले ही ये आपको देखने में बिल्कुल छोटी चीज लग रही होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो बच्चों की डेथ होती है वो होती है डायरिया की वजह से। सुनने में जो है वो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन बच्चे की सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो होती है डायरिया की वजह से। तो डायरिया को मेंटेन करने के लिए हम ओआरएस और जिंक सप्लीमेंट देते हैं। विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है, तो हम 9th मंथ पे जो है विटामिन ए जो है वो डोज दी जाती है। कैसे क्या दी जाती है वो भी आपको सारी चीजें पता है, 1 लाख यूनिट कब दी जाती है, 2 लाख यूनिट कब दी जाती है, वो सारी चीजें करवा रखी है। एंड डी वॉर्मिंग जो मैंने आपको बताई दिया है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। जो भी हमारे पास में चाइल्डहुड इलनेस है उसका किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, तो ये IMNCI, ये भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर 1 घंटे की क्लास जो है वो ले रखी है। जो भी हमारे पास में चाइल्डहुड इलनेस आती है उसको किस तरीके से मैनेज करोगे, एस्पेक्सिया को कैसे मैनेज करोगे, देन अपगार स्कोर के बाद में रिसक्सिटेशन कैसे मैनेज करोगे, वो सारी चीजें। देन उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट लीगल एक्ट्स लिंक्स टू एमसीएच। एमसीएच मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो है प्रोग्राम, इसके तहत हमारे पास में कौन कौन से और एक्ट जो है वो इससे जुड़े होते हैं। डायरेक्टली जो है वो हमारे पास में एमसीएच जो है वो इससे नहीं होता, हम उसके तहत इसको जो है वो काम में लेते हैं। मतलब ये सारे एक्ट को मिला के हमारे पास में फिर एमसीएच सर्विसेज है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि एमसीएच जो है वो एमसीएच एक्ट नहीं है, ठीक है, कई जगह एमसीएच एक्ट देते हैं, हालांकि जैसे मैंने भी जो है वो इसकी इमेज में एमसीएच एक्ट ही डाला है, वो इसलिए क्योंकि कहीं आपको कंफ्यूज नहीं हो जाए कि यार हमने तो एमसीएच एक्ट पढ़ा था सर, एमसीएच प्रोग्राम बता रहे हैं, ये क्या चीज़ है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे अलग से चीज़ जो है वो कहा है कि एमसीएच एक्ट नहीं कह सकते। जब लास्ट लाइन हम टॉपिक फिनिश करेंगे ना, तब मैं पूरी चीज़ बताऊंगा कि एमसीएच एक्ट क्यों नहीं कहते हैं। एक्ट का मतलब वही चीज़ कि हमें फोर्सफुली उस चीज़ को मानना है, ऐसा नहीं है इसमें। तो ये एमसीएच मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा है। इसमें लीगल एक्ट्स क्या क्या होते हैं जो कि हम जो है वो देखते हैं, जो इससे लिंक है। तो सबसे पहले मतलब इस लिंक्स में ये भी चीजें साथ साथ चलती है, और इसको इस एक्ट के तहत इस एमसीएच में हम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी मदर को हमें बेनिफिट देना है तो मैटरनल बेनिफिट एक्ट के तहत दे दो, ठीक है। किसी को हमें जो है वो अबॉर्शन करवाना है,
ठीक है, एमसीएच हेल्थ है। भाई बच्चा जो है वो हमारे पास में, एक लॉजिकली समझो जो ये कहना क्या चाहता है कि इंपॉर्टेंट लीगल एक्ट्स लिंक्ड टू एमसीएच। एमसीएच से लीगल एक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए चलिए एक फैमिली कपल्स है, वो आया है, देन उसके बच्चा जो है उनको नहीं चाहिए, मान के चलिए किसी भी कंडीशन में नहीं चाहिए, कि एक तो स्पेस कम है उसकी वजह से नहीं चाहिए, या बच्चे के अंदर कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, अब उनको नहीं चाहिए। अब हमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के अकॉर्डिंग जो है उसका ध्यान रखना है, तो हमें उसका एमटीपी करवाएंगे। एमटीपी करवाएंगे एमटी एक्ट के तहत। ठीक है, बच्चे को प्रॉपर खाना चाहिए, ठीक है, बच्चा हो गया, न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए, तो नेशनल फूड एक्ट सिक्योरिटी के तहत हम उसको न्यूट्रिशन देंगे। ठीक है, ऐसे मदर को हमें जो हो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देना है। मदर को ज्यादा से ज्यादा क्या बेनिफिट देना है? भाई कोई मदर कहीं पे काम कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में कहीं काम कर रही है, तो उसको प्रॉपर छुट्टियां मिलनी चाहिए। कारखाने के अंदर आपने देखा होगा कि जो सुपरवाइजर है वो ज्यादा छुट्टी नहीं देते, लेकिन एक्ट के तहत, नियम के तहत, भाई आपको पता है कि 6 महीने का तक मैटरनिटी लीव होनी चाहिए। देन सीसीएल लीव होती है 2 साल तक, 18 साल तक के बच्चों तक मिलती है, वो मिलनी चाहिए। अबॉर्शन हो गया तो 6 वीक तक जो है वो हमारे पास में वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो इस तरीके से वो सारे बेनिफिट और एक्ट के तहत हम एमसीएच के अंदर कैसे दे सकते हैं वो सारी चीजें, तो देखो पढ़िए फिर उसके बाद में। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मैटरनल बेनिफिट एक्ट। मैटरनल बेनिफिट एक्ट जो है वो 1961 में जो है वो आया था, और इसका मेन पर्पज है कि मदर को क्या क्या बेनिफिट हम दे सकते हैं। मदर को बेनिफिट मैटरनल बेनिफिट एक्ट के तहत ही जो है वो हमारे पास में छुट्टियां मिलती है। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं मैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 6 महीने की जो है वो मैटरनिटी लीव मिलती है। आजकल तो इसको प्राइवेट के अंदर भी दे दिया, जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें भी 6 मंथ का दे दिया। तो मैटरनल बेनिफिट एक्ट के तहत 6 मंथ की मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाती है। ऐसे हमारे पास में अबॉर्शन की लीव भी दी जाती है, 6 वीक तक दी जाती है। ठीक है, किसी का अबॉर्शन हो गया, मान लीजिए जानबूझ के या स्पॉन्टेनियस हो गया, ठीक, तो उसमें भी हमें छुट्टी देते हैं। देन 2 साल तक की सीसीएल मिलती है, चाइल्ड केयर लीव मिलती है, जब तक बच्चा 18 साल तक नहीं हो जाता तो उसमें मिलती है। पिताजी को भी मिलती है। ठीक है, मैटरनल बेनिफिट एक्ट के तहत पेरेंटल लीव मिलती है, 15 दिन की जो है वो पेरेंटल लीव मिलती है। तो इस तरीके से वो पेड लीव मिलती है, तो वो पेड लीव हम मदर को दिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो एमसीएच, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को देखना है, तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिला सकते हैं? तो मैटरनल बेनिफिट एक्ट के तहत हम जो है वो पेड मैटरनिटी लीव एंड बेनिफिट फॉर वर्किंग वुमेन, और जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग रूम होना चाहिए। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के ऊपर या एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो फीडिंग रूम होता है, तो वो फीडिंग रूम से उनको क्या है, वो तो उनका बस चले, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर का बस चले, आजकल तो वैसे प्राइवेटाइजेशन, तो वो उसका भी चार्ज ले लेंगे, लेकिन नियम के तहत वो फ्री होना चाहिए। ठीक है, और वो फ्री भी होता है, तो मदर वहां पे अच्छे तरीके से अपने बच्चे को जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। तो ये सारा मैटरनल बेनिफिट एक्ट के तहत ही जो है वो दिया जाता है। तो वही चीज आ गई पेड मैटरनिटी लीव। ठीक है, जैसे हमारे पास में 6 मंथ की जो है वो पेड मैटरनिटी लीव मिलती है, पूरा 6 महीने पूरी सैलरी मिलती है। ठीक है, देन उसके बाद 2 इयर्स की जो है हमारे पास में सीसीएल मिलती है, चाइल्ड केयर लीव मिलती है। तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। उसमें अमेंडमेंट किया गया था, अभी 2021 को हम फॉलो करते हैं। क्या क्या अमेंडमेंट किया था? मैंने एमटीपी एक्ट ऑलरेडी जो है वो आपको बता रखा था कि पहले जो है वो 20 वीक्स तक था, अभी इसको 24 वीक कर दिया। क्या क्या चीजें चेंजेज हुई वो सारी चीजें, पहले सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास में मैरिज कपल थे वही अबॉर्शन करवाते थे, लेकिन ऐसा नहीं, एमटीपी एक्ट के तहत अनमेरिड भी जो है वो होता है। ठीक है, तो एमटीपी एक्ट, इसमें हमारे पास में क्या आता है, सेफ एंड लीगल अबॉर्शन सर्विस जो है वो देते हैं। ठीक, अबॉर्शन होता है तो हमारे पास में 6 वीक की जो है वो हमारे पास में छुट्टी मिलती है, ये पेड लीव मिलती है, पेड लीव जो है वो मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पीएनडीटी एक्ट या पीसीपीएनडीटी, आजकल जो है वो पीसीपीएनडीटी ही जो है वो नाम देते हैं, 1994। ये आपने देखा होगा, इसमें क्या होता है, प्रोहिबिट सेक्स सिलेक्शन, मतलब कई बार आपने देखा होगा हर जगह हॉस्पिटल में लिखा हुआ है यहाँ बच्चे का लिंग चेक नहीं किया जाता है, ये कानूनी अपराध है। या उसके नीचे और लाइन लिखी होती है कि कोई भी डॉक्टर अगर बच्चे का लिंग चेक करता है तो पीएनडीटी या पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत इतने साल का जुर्माना जो है वो दिया जाता है। जो बच्चे का लिंग चेक करते हैं, जो पुलिस पकड़ के लेके आती है, तो वो पीएनपीडीटी एक्ट के तहत ही जो है वो उनपे
चार्ज करती है, उनके तहत ही जो है वो केस चलाती है। तो ये PNDT या PCPNDT जो है वो हमारे पास में क्या है, ये होता है प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। तो ये होता है हमारे पास में प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक चेकअप, मतलब बच्चे का जो है वो लिंकअप चेक नहीं किया जाता, वो इसी के तहत जो है वो आता है, वो भी MCH में आता है। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि बच्चा जो मतलब लड़के की चाय में या लड़की की चाय में बार बार अबॉर्शन करते थे और फिर वो मैटरनल हेल्थ जो है वो डाउन हो जाती थी। नेक्स्ट आता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही जो है वो हमारे पास में क्या करता है, मैटरनिटी इंटाइटमेंट न्यूट्रिशनल बेनिफिट। आपने देखा होगा आंगनबाड़ी के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है, आंगनबाड़ी के अंदर दाल दी जाती है, तेल दिया जाता है और भी बहुत सारी चीजें आती है, वो सारा का सारा हमारे पास में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है वो दिया जाता है। बच्चों को मुरमुरे दिए जाते हैं आंगनबाड़ी के अंदर, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पोश एक्ट। पोश एक्ट क्या होता है दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक, बहुत सारे क्या होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनियों में क्या होता है, फीमेल के साथ जो हो कई बार ज्यादती की जाती है, ठीक है, यानी कि उसके साथ छेड़छाड़ी के या ये सारी चीजें जो है वो हरासमेंट किया जाता है। तो उसके तहत जो है वो पोश एक्ट लगाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ सोशल एक्ट, वर्क प्लेस प्रोटेक्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। ठीक है, बच्चों के वहां पे जो है वो जो भी चीजें होती है या प्रेग्नेंट लेडी को जो है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कारखाना है, ठीक है, कंपनी है, कोई कारखाना है, फैक्ट्री है, उसमें प्रेग्नेंट लेडी है तो जो बड़ी बड़ी मशीनें वहां पे आप उनको नहीं ड्यूटी लगा सकते। देन जहाँ पे हेवी वर्क होता है वहां पे आप उनकी ड्यूटी नहीं लगा सकते, और वो बाकायदा कह सकती है। एक तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे पास में लेबर होते हैं उनको अपने नियम का पता ही नहीं होता, अदरवाइज वो सीधा चैलेंज करके गए कि मैं इस मशीन पे काम नहीं करूंगी, मैं प्रेग्नेंट हूं, तो उसको लाइट वर्क दिया जाना ही जाना चाहिए और दिया जाना चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं तो फिर उस पर जो है वो कानूनी कार्रवाई हो सकती है पोस्ट एक्ट के तहत। तो ये सारे एक्ट को मिला के इसके जो जो फायदे हैं वो हम MCH के अंदर जो है वो दे देते हैं। क्लियर है, बहुत सारे प्रोग्राम भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है, जैसे नेशनल प्रोग्राम अंडर MCH, ठीक है, अंडर MCHN मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिया के अंदर हम दे रहे हैं। तो उसके अंदर हम कौन कौन से प्रोग्राम को जो है वो इंक्लूड करते हैं या कौन कौन से प्रोग्राम के तहत जो है वो हम उसको जो है वो इंक्लूड करते हैं। तो प्रोग्राम आ जाएंगे और उससे हमें क्या जो है वो बेनिफिट दिया था उसको लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास में RMNCH। RMNCH क्या है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म में ही सारी चीज छुपी हुई है। RMNCH में क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में मतलब कब हमें स्पेस रखना है, क्या क्या चीजें यूज करनी है, वो सारी चीजें। मैटरनल में वही हमारे पास में, ठीक है, आंगनबाड़ी के अंदर जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, देन उसके बाद हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, देन उसके खाने पाने का जो हो ध्यान रखा जाता है, आयरन फोलिक एसिड की जो है वो टेबलेट दी जाती है, वो सारी चीजें। न्यूबॉर्न में हमारे पास में वही चीजें, न्यूबॉर्न प्रॉपर जो है वो केयर होनी चाहिए, एंड चाइल्ड एंड एडोलसेंट प्रॉपर न्यूट्रिशन, वो सारी चीजें RMNCH प्रोग्राम के तहत आती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में JSY जननी सुरक्षा योजना। आपको बताइए, जननी सुरक्षा योजना के तहत आपको पता ही है कि पैसे जो है वो दिए जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो है वो डिलीवरी करवाते हैं, घर के अंदर डिलीवरी करवाते हैं, उनको जो है वो पैसे नहीं दिए जाते। जननी सुरक्षा योजना के तहत जो है वो हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाते हैं तो उनको पैसे दिए जाते हैं, ताकि कम से कम लालच के तहत ही जो है वो हमारे पास में क्लाइंट जो है वो हॉस्पिटल के अंदर आए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड जननी शिशु सुरक्षा योजना, GSSK। ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसके अंदर फ्री डिलीवरी एंड न्यूबॉर्न की जाती है। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है वो डिलीवरी के लिए हमारे पास में सबसे अच्छे प्रोग्राम्स है जो कि किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याण। ठीक है, ये आ गया कार्यक्रम राष्ट्रीय, इसका हम सीधा सीधा कह सकते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाता है RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके अंदर चाइल्ड स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट इसको देखा जाता है, बच्चों के अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है या उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ICD या फिर आंगनवाड़ी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये हमारे पास में न्यूट्रिशन एंड प्री स्कूल्स, जो हमारे पास में मिड डे मील प्रोग्राम आता है, मिड डे मील प्रोग्राम आता है, ये भी सारा मिड डे मील प्रोग्राम है, ये भी इसी के अंदर है, जो मुरमुरे बांटे जाते हैं वो भी सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है हमारे पास में RCH प्रोग्राम। RCH हमारे पास में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, ये इसके अंदर तहत दी जाती है। एंड लक्ष्य, लक्ष्य आता है लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में लक्ष्य। लक्ष्य की फुल फॉर्म भी जो है वो नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ, नेक्स्ट नोट सेट में पक्का पक्का जो है पूछने की संभावना है, ये आ जाता है हमारे पास में। लक्ष्य जो है वो हमारे पास में आ गया, दैट इज का लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो लक्ष्य के तहत जो है वो किया जाता है। तो ये सारे प्रोग्राम हैं जो कि MCH के अंडर में जो है वो हमारे पास में इंडिया के अंदर रन किए जाते हैं। RMNCH प्रोग्राम वही हमारे पास में। एन केयर प्रकार हमारे पास में दिमाग में एक ही चीज बैठानी है कि हमें जो है वो मदर एंड चाइल्ड की जो है वो हेल्थ इंप्रूवमेंट करनी है, चाहे जो एक्ट आए चाहे जो प्रोग्राम आए, वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आती है। फटाफट जो है वो इसके की इंडिकेटर ले लेते हैं कि MCH प्रोग्राम हम चला रहे हैं, तो MCH प्रोग्राम जो है वो हमारे पास में सक्सेसफुल है या नहीं है, या MCH प्रोग्राम जो है वो कितना जो है वो हमारे पास में सक्सेस है, उसका हमें पता कैसे चलेगा। भाई MCH प्रोग्राम है तो MCH किसी भी चीज की सफलता, आप लोग पढ़ रहे हो तो आपकी सफलता आपके सिलेक्शन के ऊपर निर्भर करती है। आपका सिलेक्शन हुआ मतलब आपने बहुत अच्छी मेहनत की। ये अलग बात है कि भाई कई बार जो है वो किस्मत खराब हो जाती है, वो अलग चीज है। तो क्या क्या इंडिकेटर है जिससे हमें ये लगेगा कि हाँ हमारे पास में MCH जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये एक हम इंडिकेटर ले लेते हैं एंड फिर डिस्क्रिप्शन में हम लेंगे। तो MMR आ गया, IMR आ गया, NMR आ गया, TFR आ गया। फटाफट जो है वो हम इसको ले लेंगे, देन उसके बाद आ जाते हैं। IMR क्या होता है, MMR क्या होता है दोस्तों, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या होती है, इसको हम ले लेते हैं। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होती है कि जो लेडीज बच्चे की डिलीवरी करवा रही है या डिलीवरी कर रही है, उस दौरान कितनी, जैसे मान लीजिए 10 लाख औरतों ने जो है वो डिलीवरी करे, या 10 लाख औरतों ने जो हो बच्चे को जन्म दिया, उस 10 लाख में से 5 औरतें मर गई, तो वो होता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो। समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो क्या होता है, डिलीवरी के टाइम पे या बच्चे को जन्म देते टाइम पे मदर एक्सपायर कर जाती है, वो होता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। एक होता है मोर्टिलिटी, एक होता है मोर्बिडिटी। MCH में हमारे पास में मोर्बिडिटी का कोई काम नहीं है। मोर्बिडिटी होता है रुग्णता, जैसे कोई डिजीज हुई जिसकी वजह से हमारे पास में जो है वो परमानेंट डिफॉर्मिलिटी रह गई। पोलियो हुआ, देन पोलियो के बाद दोनों पैर खत्म हो गए, खत्म इन द सेंस पैरालिसिस हो गया, वो होता है मोर्बिडिटी। पोलियो हुआ, पोलियो से मर गया, वो अलग चीज है, वो होता है मोर्टिलिटी। समझ में आ गया? तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ये हमारे पास में अगर हम सिंपल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, ये हो गया फॉर्मूला। एक फॉर्मूला बताऊंगा, बाकी सब चीजें जो है वो आपको यहीं पे क्लियर करनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला आता, मोटरनल फॉर्मूला में हमारे पास में सबसे पहले टोटल डेथ, मैटरनल डेथ, ये आगे मैटरनल डेथ, मैटरनल डेथ, कितनी डेथ जो है वो हो चुकी है डिलीवरी के टाइम पे, एंड टोटल नंबर ऑफ, या मैं डायरेक्ट देता हूं टोटल लाइव बर्थ, लाइव बर्थ, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 लाख से, ठीक है। एक MMR ही एक ऐसा है जो 1 लाख पे निकलता है, बाकी सब 1000 पे निकलते हैं, इसलिए ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है। MMR जो है वो 1 लाख पे निकलता है, बाकी सारे के सारे जो है वो 1000 पे निकलेंगे। जैसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आ गया, क्या हो गया, सेकंड आ गया हमारे पास में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में वही कहा जाता है हमारे पास में टोटल, ठीक है, टोटल इन्फेंट डेथ, कितने बच्चे जो हो पैदा होने के बाद मरे, ठीक है। देन उसके बाद टोटल लाइव बर्थ, टोटल लाइव बर्थ, देन उसके बाद में 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 1000 आएगा, वहां पे वन जो है वो 1 लाख आएगा, ठीक, ये हो गया 1000। तो ये हो गया इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में NMR, नियोनेंट मोर्टिलिटी रेट, एंड TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। अब देखो इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है,
अगर एमसीएच बिल्कुल एक्यूरेट है, एमसीएच बिल्कुल सही तरीके से चला है, तो एमएमआर क्या होगा, एमएमआर डिक्रीज होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी डिक्रीज होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो भी डिक्रीज होगी, ठीक है। नियोनेट मोर्टेलिटी रेट वो भी डिक्रीज होगी, एंड टोटल फर्टिलिटी रेट वो इंक्रीज हो जाएगी, वो डिक्रीज नहीं होगी। अगर टोटल फर्टिलिटी, माएँ जो है वो फर्टिलाइज ही नहीं हो रही है, तो वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है, वो तो गलत चीज है भाई। इनफर्टिलिटी रेट अगर ज्यादा बढ़ रही है तो हमारे पास में जो है वो दिक्कत है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज होती है, बाकी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नियोनेट मोर्टेलिटी रेट, ये सारे के सारी जो है वो डिक्रीज होगी। अगर ये सारी की सारी डिक्रीज हो रही है तो इन द सेंस ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास में एमसीएच जो हो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो एमसीएच को हम यूं कह सकते हैं, एमसीएच डिवाइडेड बाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड नियोनेट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, जस्ट अपोजिट होती है। अगर एमसीएच अच्छा होगा तो एमएमआर, आईएमआर, एनएमआर ये सब चीजें डिक्रीज होगी, टोटल फर्टिलिटी रेट जो हो वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एक्सपेक्टेड आउटकम्स। एक्सपेक्टेड आउटकम मतलब एमसीएच हो गया हमारे पास में, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हम दे रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स के तहत जो है वो उसको सारी फैसिलिटी वगैरह दे रहे हैं। फिर हमारे पास में आउटकम क्या निकलना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटकम जो है वो हमारे पास में क्या होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज होगी तभी तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में एमसीएच प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड नियोनेट मोर्टेलिटी रेट, ये भी डिक्रीज होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी को जो हो बढ़ावा देना चाहिए या कम देना चाहिए, ऑफ कोर्स बढ़ावा देना चाहिए। जितनी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी उतने ही हमारे पास में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि मान के चलिए कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ गया तो एटलीस्ट हम हॉस्पिटल के अंदर उसको ट्रीट तो कर सकते हैं, या हॉस्पिटल के अंदर हैंडल तो कर सकते हैं। घर पे डिलीवरी कैसे आप हैंडल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है हमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को जो है वो बढ़ावा देना है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन कवरेज। इम्यूनाइजेशन कवरेज की बात करें तो इम्यूनाइजेशन कवरेज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा जो है वो हमारे पास में क्या होना चाहिए दोस्तों, हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो इम्यूनाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जितने भी हमारे पास में बच्चे हैं वो सारे इम्यूनाइज होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए इम्यूनाइजेशन कवरेज होना चाहिए। एंड इंप्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन देखो न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो इंप्रूव होना चाहिए, चिल्ड्रन का भी एज वेल एज वुमन का भी, दोनों का जो है वो हमारे पास में न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो इंप्रूव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव होगा तभी तो हम कह सकते हैं कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो है वो सही तरीके से चल रही है। तो ये एक्सपेक्टेड आउटकम है कि ये सारी चीजें ऐसे की ऐसी होनी चाहिए ताकि हमारे पास में एमसीएच जो है वो इफेक्टिव तरीके से कर रहा है। देन उसके बाद आता हमारे पास में रोल ऑफ नर्स इन एमसीएच। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के अंदर नर्स का जो है वो क्या रोल होता है, बिल्कुल रोल होता है, क्योंकि मदर हॉस्पिटल के अंदर आ रही है, अगर आप उसको सही तरीके से कोऑपरेट करोगे, सही तरीके से गाइडेंस दोगे, सही तरीके से सजेशन दोगे तो वो बार बार आएगी। आप पहली बार जो हो मदर आई है, आपने उसको हड़का दिया या नर्स ने जो है वो हड़का दिया, वो दोबारा आएगी नहीं आएगी। तो बहुत बड़ा रोल होता है, मैं कह रहा हूं रोल ऑफ द नर्स, मतलब नर्स का तो सबसे ज्यादा रोल होता है एमसीएच के अंदर। उसके अंदर आगे आगे सारी चीजें, ठीक है, जैसे मदर पहली बार जो हो वो आई है, देन आने के बाद उसको कहे कि कब आपको टेस्ट करवाना है, कब आपको यूएसजी करवानी है, बच्चे को इस तरीके से करवाना है, आपका इम्यूनाइजेशन कब करवाना है, कब आपको टीटी लगवाना है, आपको हॉस्पिटल में डिलीवरी करवानी चाहिए, अगर उसके जो भी डाउट है, मिसकंसेप्शन है कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं जाना, ये वो सब चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें डाउट क्लियर करनी है। देन डिलीवरी होने के बाद कैसे आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे, कब करवा सकते हो, बच्चे का ध्यान कैसे रखोगे, तो नर्स का तो बहुत ज़्यादा रोल है। तो वन बाय वन करके ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो मैटरनल केयर में नर्स का क्या रोल होता है और चाइल्ड में, सबसे पहले हम मैटरनल को ले लेते हैं, देन उसके बाद चाइल्ड को लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैटरनल केयर में नर्स का क्या रोल हो जाता है, मैटरनल में हमारे पास में प्रॉपर एएनसी, एंटीनेटल चेकअप केयर, पीएनसी, पोस्ट नेटल चेकअप केयर एंड इंट्रानेटल केयर, लेबर केयर, वो सारी चीजें जो है वो नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कब कब एंटीनेटल चेकअप कराना है, कब हीमोग्लोबिन चेक करवाना है, ये सारी चीजें हम लिखेंगे नहीं, आपको मैं फटाफट बता रहा हूँ, इसलिए देख लो, समझ लो,
ठीक है, हीमोग्लोबिन कब चेक करना, कब यूएसजी करवानी है, कैसे क्या करना है। पोस्ट नेटल में लगभग जो है वो हमारे पास में 3 विजिट होती है। 3 विजिट में हमारे पास में इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। लेबर केयर ड्यूरिंग जो है वो हमारे पास में ड्यूरिंग लेबर, चाहे वो एनबीडी हो, चाहे वो हमारे पास में दैट इज का सिजेरियन हो, उसमें लेबर केयर देनी है। नॉर्मल डिलीवरी हो तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग। ऑफ कोर्स फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग में जो है वो उसको जो भी एडवाइस करना है कि बच्चों के बीच में इतना स्पेस जो है वो होना चाहिए, इतना स्पेस होगा तो इनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर होगी, इस तरीके से जो है वो आपको ये मेंटेन करना चाहिए। फैमिली प्लानिंग के तहत आपको ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो यूज में लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट आता हमारे पास में हेल्थ एजुकेशन। बिल्कुल खुद का स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रखेंगे तो बच्चे को कैसे क्या खाक पालेंगे, बिल्कुल सही बात है। इसलिए प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन, प्रॉपर खाना, प्रॉपर आयरन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर जो है वो सप्लीमेंट, प्रॉपर कैल्शियम, वो सारी चीज़ें जो है वो उसके रिगार्डिंग सारी की सारी चीज़ें जो है वो नर्स को देनी होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में आइडेंटिफाई हाई रिस्क मदर्स। ठीक है, हाई रिस्क मदर्स को आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जैसे मान लीजिए कोई मदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपरटेंशन वाली है, कोई जो है वो किसी को डायबिटीज़ है, किसी को जो है वो कोई भी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज है, तो वो सारी चीज़ें, किसी को जो है वो हमारे पास में है प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, तो जो भी हाई रिस्क मदर्स होती है उनको पहले ही आइडेंटिफाई करना है, फिर उसी हिसाब से जो है वो केयर देनी है। कोई प्रोलेप्स वाली कंडीशन हो सकती है, किसी के ट्विंस वाले बच्चे हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई करना है, वो भी नर्स का काम है। आइडेंटिफाई करने के बाद उनके आगे की जो है वो ताना बाना बुनना है कि कहाँ पे कैसे सर्जरी जो है वो करवानी है, वो सारी चीज़ें। अब आ जाता है हमारे पास में चाइल्ड केयर। बच्चों के अंदर जो है वो हम क्या केयर देंगे, उसमें हमारे पास में एमसीएच के तहत नर्स का क्या रोल होता है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास में न्यूबॉर्न केयर एंड इम्यूनाइजेशन केयर। न्यूबॉर्न केयर में बिल्कुल उसको क्लीन करना है, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है, जॉन्डिस है या नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है, बच्चे का वेट कितना है, लो बर्थ वेट है तो किस तरीके से मैनेज करोगे, देन कंगारू मदर केयर किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीज़ें। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास में इम्यूनाइजेशन। प्रॉपर इम्यूनाइजेशन जो है वो हम किस तरीके से करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम करेंगे। ये हो गया हमारे पास में न्यूबॉर्न केयर एंड इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ग्रोथ मॉनिटरिंग। बच्चे की ग्रोथ हो रही है, कितना वजन बढ़ रहा है, शुरू में जो है वजन कम होता है, देन कितना जो है बढ़ता है, पर डे के हिसाब से कितना बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें। देन आता है हमारे पास में ओआरएस। ये भी चीज़ आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों की जो है वो डेथ किसकी वजह से होती है, डायरिया की वजह से होती है। तो प्रॉपर जो है वो फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो रहा नहीं है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या IMNCI उसके तहत चीज़ें जो है वो करते हैं। एंड रेफर हाई रिस्क न्यूबॉर्न। जो भी हाई रिस्क न्यूबॉर्न है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एस्पेक्सिया का कोई मरीज है या कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है मान लीजिए, या उसको इमीडिएटली जो है वो आईसीयू केयर, निक्कू आईसीयू केयर की जरूरत है, ठीक है, तो उसको अच्छी तरीके से जो है वो उसी प्रॉपर जो है वो मेडिकल इंस्टीट्यूट में रेफर करना है। मान के चलिए आप जो है वो कोई सब सेंटर पे काम कर रहे हैं, आप जो है वो सीएचसी पे काम कर रहे हैं, या आप कोई तालुका हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं और वहां पे आपने डिलीवरी कराई, अब लगता है कि बच्चा जो है वो उसका सीरियस इन्फेक्शन है या उसको जो है वो अर्जेंट हाई क्रिटिकल केयर की जरूरत है, तो इमीडिएटली पास में कोई मेडिकल कॉलेज है वहां पे रेफर करना, वो सारी चीजें आती है। ये सारे के सारे रोल हैं, मदर के भी रोल कंप्लीट कर लिए एंड बच्चे के भी रोल जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब आता है सर्विस अंडर एमसीएच प्रोग्राम। एमसीएच के अंदर जो है हमारे पास में कौन कौन सी सर्विस होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताई दी है, मदर की सारी चीज़ बता दी है जो हमें अभी डिस्कस किया वो सारी चीज़ें। तो फटाफट यहाँ पे सिर्फ रिवीजन ही हमें करना है, सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास में हो चुकी है। तो मदर के लिए हमारे पास में एमसीएच प्रोग्राम के अंदर क्या क्या जो है वो ऑब्जेक्टिव है, अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का जो है वो अर्ली रजिस्ट्रेशन करेंगे, जितना जल्दी हो सके। देख आपको पता है आंगनबाड़ी वाले जो है वो घूमते रहते हैं, कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट है तुरंत जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, आंगनबाड़ी के अंदर जो है वो नाम लिख दिया जाता है, बताइए। देन उसके बाद मिनिमम 4 एंटीनेटल विजिट, कम से कम जो है वो 4 एंटीनेटल विजिट जो है वो हम करते हैं। नेक्स्ट आ गया स्क्रीनिंग फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसको पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको स्पेशली मेंशन कर दिया जाता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जैसे मान लो मदर की एज ज़्यादा है, वही डायबिटीज हाई रिस्क, मतलब अगर ये प्रेग्नेंट होगी या डिलीवरी होगी तो इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, वो चीज़ें आ गई हमारे पास में हाई रिस्क। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में
टिटनस वैक्सीनेशन, मदर जितनी भी हमारे पास में प्रेग्नेंट लेडीज है उनका सबका टिटनस का जो हो वैक्सीनेशन करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या पता नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है या फिर जो हो वो हमारे पास में दोस्तों इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी हो सकती है, या हम कहें LACS या सीजेरियन डिलीवरी भी हो सकती है। तो उस टाइम पे इम्यूनाइजेशन टीटी का टीका लगाने से पहले ही उसको इम्यूनाइजेशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट, आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट, बिल्कुल आयरन एंड फोलिक एसिड के जो है वो सप्लीमेंट दी जाती है, गोलियां दी जाती है ताकि हीमोग्लोबिन जो है वो मेंटेन हो सके, कैल्शियम की भी गोली दी जाती है। नेक्स्ट आता हमारे पास में सेफ हाइजीनिक डिलीवरी, सेफ एंड हाइजीनिक डिलीवरी। जो भी डिलीवरी करवा रहे हैं, चाहे वो हम नॉर्मल डिलीवरी करवाएं, चाहे वो हम जो है वो हमारे पास में जो है वो CS करवाएं, हमारे पास में सेफ और हाइजीनिक डिलीवरी होनी चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन नहीं हो, जिसमें हम 5 क्लीन को जो है वो मेंटेन करते हैं। जो 5 क्लीन वाला जो फॉर्मूला है उसको हम फॉलो करते हैं, 5 क्लीन फॉर्मूला जो है उसको फॉलो करते हैं। एंड पोस्ट नेटल केयर एंड ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट। पोस्ट नेटल केयर में आपको पता है कम से कम 3 विजिट जो है वो होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, हैमरेज, ब्लीडिंग वो तो नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें। ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवा रहे हैं, सही टेक्निक से करवा रही है या नहीं करवा रही है, वो सारी चीज़ें सर्विस जो है वो MCH प्रोग्राम के तहत की जाती है। बच्चों के अंदर क्या फैसिलिटी दी जाती है? तो बच्चों के अंदर हमारे पास में जो है वो फैसिलिटी दी जाती है नियोनेंटल केयर। नियोनेंटल केयर फर्स्ट 28 डेज, जीरो से लेके हमारे पास में जीरो से लेके जो 28 डेज का जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं नियोनेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? नियोनेंट। नियोनेंट दो तरीके का, एक होता था हमारे पास में अर्ली नियोनेंट, ठीक है, एक हो गया हमारे पास में अर्ली नियोनेंट, और एक होता हमारे पास में लेट नियोनेंट, ठीक है, अर्ली नियोनेंट एंड लेट नियोनेंट। अर्ली नियोनेंट किसको कहते हैं? 0 से लेके 7 डेज का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं अर्ली नियोनेंट, और 8 डेज से लेके 28 डेज का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं लेट नियोनेंट, ठीक है। फिर इन्फेंट आ जाता है, 28 डेज मान लो, या 1 मंथ से लेके 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं दोस्तों हमारे पास में इन्फेंट। क्लियर? तो अर्ली नियोनेट केयर फर्स्ट 28 डेज, इसमें हमारे पास में एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर जो है वो दी जाती है, जिसमें आपको पता है अपगार स्कोर से हम शुरू करते हैं, जो भी टेम्परेचर, बॉडी वेट, जॉइंटिस, वो सारी केयर जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन। जितना ज्यादा हो सके, जितना मैक्सिमम हो सके बच्चे को सिर्फ और सिर्फ जो है वो माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। ये चीज हमने ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर कई बार कही है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है तो आधे घंटे के अंदर शुरू कर देना चाहिए, और अगर ऑपरेशन से कोई डिलीवरी हुई है, सिजेरियन से कोई डिलीवरी हुई है, तो 4 घंटे के अंदर जो है वो माँ अपना बच्चे को दूध पिला सकती है। नेक्स्ट आता हमारे पास में इम्यूनाइजेशन एज पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो भी हमारे पास में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो टीके लगाए जाते हैं, जैसे 8 बर्थ पे BCG वगैरह, देन OPV वगैरह, हेपेटाइटिस, वो दिया जाता है, देन 6 वीक पे, फिर 10 वीक पे, फिर 14 वीक पे, फिर हमारे पास में 9 मंथ्स पे, फिर हमारे पास में जो है 12 मंथ्स पे। तो जो भी हमारे पास में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके तहत उस बच्चे का प्रॉपर इम्यूनाइजेशन जो है वो होना चाहिए। क्लियर है? देन उसके बाद में विटामिन ए सप्लीमेंट, बिल्कुल विटामिन ए सप्लीमेंट जो हो देना चाहिए। एक छोटे से विटामिन की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो अंधे हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जरूरी है कि विटामिन ए सप्लीमेंट मिलना चाहिए। 9 मंथ से जो है वो हम शुरू करते हैं, और हर 6 महीने पे जो है वो हम उसको विटामिन ए का सप्लीमेंट दिया जाता है। 1 लाख स्टार्टिंग करते हैं, फिर 2-2 लाख यूनिट जो है वो दी जाती है। ये मैंने विटामिन ए के अंदर भी जो है वो बता रखा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में न्यूट्रिशनल सपोर्ट या ग्रोथ मॉनिटरिंग। न्यूट्रिशनल सपोर्ट और ग्रोथ मॉनिटरिंग का मतलब हो गया हमारे पास में कि बच्चे के अंदर जो है वो हमारे पास में प्रॉपर न्यूट्रिशन जा रहा है, नहीं जा रहा, उसकी ग्रोथ प्रॉपर जो है वो मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो आ गया हमारे पास में न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग। नेक्स्ट आता था हमारे पास में अर्ली डिटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड डिजीज। अर्ली डिटेक्शन एंड चाइल्डहुड डिजीज मतलब कोई भी बच्चे के अंदर कोई डिफॉर्मिलिटी है, कोई है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा उतना ही जल्दी जो है वो बच्चा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ORS एंड जिंक फॉर डायरिया। बहुत सारे बच्चे जो है वो डायरिया से जो है वो सफर करते ही करते हैं, और बहुत सारे बच्चे एक्सपायर भी करते हैं डायरिया की वजह से। रोटा वायरस जिसमें सबसे मेन चीज है। तो ORS जो है वो दिया था। ORS कैसे देता है, क्या इसमें कंटेंट आता है, ये ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर रखा है। और जिंक सप्लीमेंट दिया था 14 डेज तक, ठीक है, 14 डेज तक एक OD के रूप में पर डे जो है वो हम जिंक सप्लीमेंट देते हैं। ये हो गया हमारे पास में चाइल्ड के रूप में। एग्जाम की तरफ से देखा जाए कि MCH के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो दोस्तों पहली चीज तो मैं
इस स्लाइड को तो लेना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक लाइन से जो है वो हमारे पास में एग्जाम में जो है वो इसमें से क्वेश्चन आता है। जैसे एज सुन एज पॉसिबल प्रेगनेंसी का जो है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन हो ही होना चाहिए। मिनिमम 4 ANC विजिट होनी चाहिए, प्लस 3 जो है वो हमारे पास में पोस्ट नेटल केयर विजिट जो है वो होनी चाहिए, राइट। देन TT वैक्सीनेशन शेड्यूल बिल्कुल मदर को होना ही होना चाहिए, ध्यान रखना। आयरन एंड फोलिक एसिड दी जाता है 180 डेज तक दी जाती है। 180 डेज भी नहीं है तो कई जो है वो हमारे पास में जो है वो 100 डेज 100 गोली भी जो है वो दी जाती है। 100 डेज भी जो है वो कई जगह फॉलो किया जाता है, बहुत कम। देन उसके बाद जितना जो हो सके उतना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को जो है वो बढ़ावा देना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को जो है वो एनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रोथ चार्ट मॉनिटरिंग। ग्रोथ चार्ट मॉनिटरिंग का मतलब हो गया है कि बच्चे की जो ग्रोथ चार्ट है उसको मॉनिटरिंग करनी चाहिए। एंड ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है? ओनली ऑन, बच्चे को 6 महीने तक ओनली ऑन जो है वो बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। ये हो गया हमारे पास में ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर है? नेक्स्ट एंड फटाफट कंक्लूजन ले लेते हैं और इस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करते हैं। तो कंक्लूजन में आ जाएगा हमारे पास में MCH इज ए पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम नॉट ए लीगल एक्ट। आगे ना वही चीज, MCH एक्ट, मैंने शुरू में जो हमारे पास में स्लाइड है उसमें MCH एक्ट भी आपको दिखाई देगा, लेकिन MCH एक्ट जो है वो हम इसको सही नहीं कहेंगे। हालांकि बुक्स में आज भी MCH एक्ट लिखा हुआ आता है, लेकिन अपडेट नॉलेज जो है वो देना मेरा फर्ज है, ठीक है। कोई भी पुरानी नॉलेज हम नहीं देंगे। MCH एक्ट जहां जुड़ गया, एक्ट का मतलब हो गया, मतलब वो चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कोई मदर आपके पास में 4 टाइम पे एंटीनेटल विजिट नहीं कर रही है तो आप उसको फांसी नहीं लगा सकते, ठीक है। हाँ, ये जरूर है, जैसे PNDT एक्ट है उसके तहत अगर बच्चे का लिंग चेक करवा लिया है तो फिर डॉक्टर को जो है वो सजा जरूर जरूर होगी। तो एक्ट का मतलब ये होता है, नियम कानून का मतलब ये होता है कि अगर आपने उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया तो जो सजा का प्रावधान है वो आपको भुगतनी पड़ेगी। लेकिन प्रोग्राम में क्या होता है, आपकी इच्छा है, आप किसी प्रोग्राम को अटेंड करो, करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो। मदर को हमने बोल दिया कि आपको हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी करवानी चाहिए। मान लीजिए उसके पेट के अंदर 2 बच्चे हैं, ट्विंस है, ठीक है, और मदर को लगता है यार इसका हीमोग्लोबिन भी कम है, तो हम कह सकते हैं उसको कि आपको जो है वो हॉस्पिटल में डिलीवरी करवानी चाहिए, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन ये है, इतना है, बहुत डेंजर चीजें हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम कह सकते हैं। अब वो करवाए तो करवाए, नहीं करवाए तो नहीं करवा सकते, वो आप उसको फांसी नहीं दे सकते। तो इसीलिए MCH जो है वो हमारे पास में पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, न कि लीगल एक्ट। एंड इट प्ले ए मेजर रोल इन रिड्यूसिंग मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। मेन जो हमारे पास में क्या है, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी, एक जो हमारे पास में मेन इसका जो है, मतलब जो हमारे पास में मोटो है, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब बच्चे और माँ को डिलीवरी के टाइम पे या डिलीवरी के बाद जो है वो कम से कम मरने देना है। एंड इम्प्रूव फैमिली हेल्थ, फैमिली हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करना है। ये इसके बेसिकली जो है वो 2 मोटो हैं MCH के। इसके तहत हम मदर को भी देखते हैं, डिलीवरी के टाइम पे भी देखते हैं, उसके खाने पीने का भी देखते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी देखते हैं, इम्यूनाइजेशन भी देखते हैं, देन बच्चे का भी जो है वो हम न्यूट्रिशन देखते हैं। वो सारी चीजें जो है वो हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 रीजन की वजह से। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में MCH प्रोग्राम जो है वो यहीं पे फिनिश होता है। प्रोग्राम या क्लास जो है वो जरूर थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत ईजी है। सारी की सारी चीजें अगर आप कंक्लूजन लेके चलोगे तो ये क्लास जो है वो हमारे पास में बहुत ईजी है। और भी कोई डाउट है तो आप कह सकते हो। बाकी क्लास कैसे लगी उसके बारे में दोस्तों जरूर बताइएगा। मेरा मेन मोटो होता है कि आपके जितने भी डाउट्स होते हैं या जो कंसेप्ट होते हैं उनको क्लियर करना है। क्लास छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे कैसा भी टॉपिक हो, अगर कंक्लूजन निकल गया है, अगर हमारे पास में कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो मैं दोस्तों आपको एक ही चीज कह रहा हूं, क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आए, डायरेक्ट आए, इनडायरेक्ट आए, अप्लाइड आए, क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए, हमारे पास में क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। क्वेश्चन को आप कितना याद रख लोगे, 1000 क्वेश्चन याद कर लोगे, 10,000 क्वेश्चनों को रट लोगे, 20,000 को रट लोगे, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि इनमें से जो है वो क्वेश्चन आएगा। इसलिए जरूरी है कि जितना हो सके आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना। तो मेरा मेन मोटो ये होता है कि मैं कंसेप्ट क्लियर करने पे हूं। तो आपके इस टॉपिक से कंसेप्ट क्लियर कितने हुए, कैसे हुए, उसका कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके कमेंट का जो है वो इंतजार रहेगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।